Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस एक बार फिर आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा फिगर ऑफ स्पीच। क्या होगा? फिगर ऑफ स्पीच। तो जान लें ये दोनों क्लास के लिए है, चाहे कोई 10th में हो या कोई 12th में हो। इससे ज़रूर 10th में 1 नंबर उठाता है और 12th में 2 नंबर का। पहले क्या होता था फिगर ऑफ स्पीच? चलिए पहले से जान लें कि फिगर ऑफ स्पीच जो होता है इसका मतलब होता है अलंकार। क्या होता है? अलंकार। अभी तक आप हिंदी में पढ़ते रहे, अब आपको इंग्लिश में भी पढ़ना होगा या पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इससे क्वेश्चन, चाहे वो हाई स्कूल का हो पेपर, चाहे वो इंटर का हो, इनसे क्वेश्चन ज़रूर उठता है और क्वेश्चन हर हाल में उठेगा। तो आपको पढ़ना कितना है? हाई स्कूल लेवल या इंटर लेवल का जो हो उसमें आपको पढ़ना रहता है केवल और केवल 7। कितना पढ़ना रहता है? केवल और केवल 7 अलंकार ही आपको पढ़ना है। और 7 अलंकार को पढ़ने के साथ साथ इसमें से आपके 2 नंबर क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। पहले का जो पैटर्न था अलंकार का वो 2 तरह से पूछता था। एक डिफिनेशन पूछता था और डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल पूछता था। और अब का जो है पैटर्न वो एकदम अलग कर दिया। क्या कर दिया भाई मेरे? एकदम अलग। कोई एक सेंटेंस दे देगा, जैसे कोई दे दिया ही इज ब्रेव एज ए टाइगर, ऐसे कोई सेंटेंस दे दिया। पूछेगा इस लाइन में कौन सा अलंकार है? कहेगा व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच या व्हिच इज फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन या इन दीज अबव पैसेज एक्सटेंजा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन करके पूछता है कि इस स्टेंजा में या इस पैसेज में या इस लाइन में भैया ये कौन सा अलंकार है। तो जो अलंकार होगा उसको हमें बताना पड़ेगा। वहाँ विकल्प 4 दिया रहेगा, उसमें से कौन सा अलंकार है वो आपको बताना होगा। ठीक, तो मैं इसको शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाने चल रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या? इसका डिफिनेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसे ट्रिक मैं बताऊंगा कि जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये कौन सा अलंकार है। ठीक है गाइस, तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला अलंकार होगा सिमली। क्या होगा? सिमली। कौन सा अलंकार होगा? सिमली। और सिमली का अर्थ क्या होता है भाई मेरे? सिमली का अर्थ होता है उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। अब हिंदी में जब आपको अलंकार पढ़ाया गया होगा तो आपको कहा गया उपमा का मतलब ये भी एक तरह से तुलनात्मक होता है। जैसे कभी आप जब नहा धो के सज संवर के निकलते हैं और बहुत सज के निकलते हैं तो आप बड़े अच्छे लगते हैं। तो आपकी शक्ल किसी हीरो से मिले या ना मिले, लेकिन लोग उपमा वहाँ दे देते हैं, अरे अब भैया तो हीरो लागत हो। आपके चेहरा अच्छा हो या ना हो, पर्सनालिटी अच्छी है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस अगर आपके डोले सोले हैं या थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस सही है, लोग कहते हैं अरे आप तो सलमान खान लग रहे हो। ये पहले हुआ करता था सलमान खान, अब तो लोग टाइगर श्रॉफ की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, विद्युत जामवाल की संज्ञा देते हैं। तो ऐसे ही कहा गया उपमा। सिमली माने होता है उपमा, जिस अलंकार में किसी को किसी की उपमा दे दी जाती है, मतलब किसी को किसी दूसरे की तरह कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है। वो सही हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? सिमली। अब
ट्रिक देखो, अगर ये कुल ना याद हो तो जानो कौनो सेंटेंसवा में ये ट्रिक है। ये आपको बुक में भी हो सकता है, कहीं कहीं मिल जाएगा। किसी सेंटेंस में सो लिखा हुआ आ जाए, एज लिखा हुआ आ जाए, लाइक लिखा हुआ आ जाए, एज सो लिखा हुआ आ जाए, या यही तीनों वर्ड आप पकड़ के रखिए। इन्हीं तीनों वर्ड्स में से कोई भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो उसी को हम कौन सा अलंकार कहते हैं? सिमिली, उपमा अलंकार। जैसे हमने एक वाक्य लिखेंगे, ही इज ब्रेव एज ए टाइगर, हमने यही वाक्य लिखा। अब ऐसे दे दिया सेंटेंस के भी, अब इसमें कौन सा अलंकार है? अब क्या कह रहे? ही मतलब कोई व्यक्ति है, कोई मेल है, इसकी तुलना किससे की गई है? टाइगर से। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो टाइगर की मतलब टाइगर के जैसा हो। अब तुलनात्मक हुआ, तुलनात्मक के लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया गया? एज। तो इस तरह ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? सिमिली। क्या हो जाएगा? सिमिली। ठीक है, फिर आगे आते हैं। फिर दूसरा, सी इज फ्रेश एज ए ड्यू। ठीक है, लिखा सी इज फ्रेश, सी इज एज फ्रेश यहां होना चाहिए, सी इज एज फ्रेश एज ए ड्यू, वह एक ओस की जैसी ताजी। मतलब यहां भी तुलनात्मक के लिए एज का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से यह हमारा हो जाएगा सिमिली। फिर तीसरा, और आ जाते हैं। जैसे लिखा वी बियर हर अलोंग। क्या कह रहा? वी वियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल्स, लाइक ए पल्स ऑन ए स्ट्रिंग। क्या हो जाएगा? ऑन ए स्ट्रिंग, STRING। अब देखिए यहां भी क्या कह रहा, यहां देखिए तुलनात्मक के लिए किसका प्रयोग किया गया? लाइक का। अगर भैया कुछ ना हो तो कौनो सेंटेंस हुआ हो, मैं कहती सो एज लाइक, एमहे में से कौनो वर्डवा चाहे एक दाई लिखा रहा चाहे दो दाई, अगर एमहे से कौनो वर्डवा दिखत बा तो आप सीधे मारो कौन सा अलंकार? सिमिली। समझ में आएगी? बस ये से ढेर और ज़्यादा जानने की कोशिश हो तो बस डिस्टर्ब हो, क्योंकि अंदर तक घुसेंगे, अंदर तक आपको बताना चलेंगे तो इधर से उधर जाएंगे, इधर से उधर जाएंगे, तो आप एकदम हो जाओ कंफ्यूज। लेकिन एकरे बाद वाला जो अलंकारवा बताए वो सेम यही से मिलता जुलता है। तो चलो जानते हैं क्या है। तो इसके बाद का अलंकार क्या है? दूसरा क्या है? मेटाफर। मेटाफर माने होता है रूपक अलंकार। भैया रूपक अलंकार इहो तुलनात्मक होला, लेकिन अब हम जब सिमिली पढ़ो तो उस सही तुलना ना हो, लेकिन यमहे जौन तुलना होला उ का होला एकदम सही होला। लेकिन एमहे सही भले होला, लेकिन इसमें सो एज लाइक का प्रयोग नहीं होता। कौनो ऐसा वर्डवे ना आए कि जो ट्रिक बताए दी कि हाँ बस ये जानो जवन तुलनात्मक हुई वो एकदम सही हुई। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, कई बार पूछा है। द कैमल, क्या हो जाएगा? द कैमल इज द शिप, SHIP, शिप ऑफ डिजर्ट। क्या हो जाएगा? द कैमल ऑफ शिप ऑफ द डिजर्ट। क्या हो जाएगा? डिजर्ट। डिजर्ट माने क्या हो जाएगा? डिजर्ट माने रेगिस्तान। अब देखो द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, ऊंट
रेगिस्तान का जहाज है। अब ऊंट के तुलना किससे कही गई बा? जहाज से। तो भैया लगभग ऊँटवा का अगर तुलना जहाजिए से कही गई बा तो सही कही गई बा ना। काहे? जैसे ऊँटवा, जैसे जो शिप है, शिप माने होता पानी की जहाज। पानी की जहाज जो है, जो शिप है वो पानी में बहुत आराम पूर्वक चलता है, ठीक। वैसे तो ऊँटो तो रेगिस्तान, डिजर्ट माने होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान में भी तो बड़े आराम से चलता है ना। तो उसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। आप छोटी कक्षाओं में पढ़े भी हैं। देखो ऊँट के तुलना जहाज इसकी है, लेकिन दोनों अपनी जगह पे क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि ऊँट जो है रेगिस्तान में चलने में सक्षम है और जहाज जो है वो पानी में। समझ में आई? नहीं समझ में आया? चलो और एक आध एग्जाम्पल देते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, कालिदास। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। चलिए, कह रहा है कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, ठीक है। या ऐसे भी कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो पहले समझो, देखो कालिदास यनहु एक लेखक हैं, शेक्सपियर यनहु एक लेखक है। दोनों लोग एक एक क्या है? लेखक। कालिदास जो थे ये संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे और शेक्सपियर जो थे वो अंग्रेजी के। तो कहत बा होत नहीं कि भैया केहू के क्वालिटी देख के सुंदरता ना अब की बार यहाँ क्वालिटी की तुलना हो रही कि जैसे कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे वैसे शेक्सपियर अंग्रेजी के बड़े ही विद्वान थे। तो वैसे तब कही जैसे जौन रुतबा कालिदास को अपने देश में मिलता रहा वह रुतबा शेक्सपियर को भी अपने देश में मिलता था। तो इसीलिए कहा गया कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। चलो अगर इहो ना समझ में आवे तो आप एक क्वेश्चन और नोट कीजिए जो आपके जल्दी ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मंडेला इज कॉल्ड गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। अब देखो, अब इन हाई स्कूलों में पढ़े हो साउथ मतलब नेल्सन मंडेला के बारे में, तो कहत बा जैसे महात्मा गांधी के भारत देश में पूजा जाता है, माना जाता है, जाना जाता है, या महात्मा गांधी ने जैसे भारत देश को आज़ाद कराने में संघर्ष किया, ठीक उसी तरह से मंडेला ने भी साउथ अफ्रीका को गोरे और कालों के बीच जो झगड़ा चल रहा था उसको समाप्त करने का मतलब वहाँ पर बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इसीलिए कहा गया कि मंडेला इज कॉल्ड गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला को साउथ अफ्रीका का क्या कहा जाता है? गांधी। तो ये तुलनात्मक तो हो रहे हैं लेकिन 100% सही हो रहा है। जो उनका कार्य है और जो उनका कार्य है दोनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य जो कर रहे हैं वो बहुत ही वो ऐसे सेम कर रहे हैं। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे से तुलनात्मक है। समझ में आ गया? चलिए, अगर समझ में आ गया तो फिर आगे चलते हैं हम दूसरे सेंटेंस की तरफ, मतलब दूसरे अलंकार की तरफ। दूसरा का मतलब यहाँ पर तीसरा, और तीसरा हमारा क्या होगा? तीसरा नहीं दिख रहा भाई, क्या बात है? हाँ, तीसरा ये है आपका। तीसरा आपका है पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ से ट्रिक चली, क्या चली? ट्रिक। पर्सोनिफिकेशन माने होता है मानवीकरण अलंकार। तो एक हम शार्ट भाषा में बताती, मान मतलब कोनो चीज़ जब मान लिया जाता है तो उसे मान करके जब कोई चीज़ हम मानते हैं क्या करते हैं?
मानते हैं। अब मान करके जब कोई कार्य किया जाता और जब माने जाएगा तो इसमें कर्ता का और रही, कर्ता रही निर्जीव का और रही, एमें कोनो निर्जीव चीज के वर्णन दियल रही, निर्जीव के वर्णन दिया रही। लेकिन काम कौन करेगा? काम करने वाला जो होगा वो कोई सजीव ही होगा। ठीक है, जो काम करने वाला होगा वो क्या होगा? कोई सजीव ही होगा। जैसे पहला हमने लिखा, हम पहला लिख रहे हैं अपॉर्चुनिटी knocks the door, knocks the door but once। कह रहा अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। अब देखो इनमें कौनो कर्ता जौन बा वो कौनो बा सजीव नहीं बा। अगर ना समझ पे आओ तो ऐसे जानो, एक चीज़ और जान लो, ऐसे ई ना समझो तो छोड़ो। मेन वर्ब पकड़ो, इसके पकड़ो आप कौन सा? मेन वर्ब। मेन वर्ब, अब मेन वर्ब क्या है इसका? नॉक। क्या है? नॉक। नॉक माने का होला? खटखटाना। का होला? खटखटाना। तो मैं केहू दिए बा कर्ता के रूप में खटखटावे के नहीं दिए बा। तो ऐसे स्थिति में जो मेन वर्ब का कार्य होगा वो कोई, अब जैसे खटखटाने का कह रहा अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, मतलब अवसर केवल एक ही बार दरवाजा खटखटाता है या मौका देता है। तो खटखटाने का काम भैया अवसर नाई करी, वो के करी? कोनो मनई करी। तो यही के नाते ही कौन अलंकार हो जाए? कौन अलंकार हो जाए? पर्सोनिफिकेशन। और इस ना समझ में आवे तो हमने कहा भैया जो मेन और बराबर पकड़ लो, और मेन और वो पूछो के कह सकाला तो नॉक्स के कह सकाला, कोनो मनइये कह सकाला, यही के नाते वो का हो जाए? पर्सोनिफिकेशन। अब अगला, अगला जानो दूसरा क्या हो सकता है? जैसे लव इज ब्लाइंड, ये भी बहुत, लव इज ब्लाइंड क्या होता है? प्रेम अंधा होता है। तो अब इसमें मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? लव। तो लव कौन कर सकता है? कोई सजीव ही कर सकता है, चाहे वो मनई हो, चाहे जानवर हो, चाहे जीव जंतु हो। तो प्रेम कौन कर सकता है? केवल सजीव कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में केहू के बारे में नहीं देवा कि के करतवा, तो ये कौन अलंकार हो जाए? पर्सोनिफिकेशन। कौन अलंकार हो जाए? पर्सोनिफिकेशन। हाई देखो अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, मतलब मौका या अवसर सभी को एक बार, सभी का दरवाजा एक बार जरूर खटखटाता है। एक मतलब अवसर जो है सबको एक बार, दुई बार बनने और बिगड़ने का मौका देता है। अगर आप उसमें संभल गए तो जीवन आपका धन्य, और नहीं संभले तो फिर आ जाना नरेगा में या इधर उधर बम्बई दिल्ली जाबो, मजूरी करबो, गाँव में हल्ला करबो, अरे हम तो साहब बन गए। ठीक है, तो एक चीज़ और जान लो, वक्त जो है सबको एक दो बार मौका जरूर देता है बनने और बिगड़ने का। तो हमने कहा भैया पर्सोनिफिकेशन जाने के तरीका मेन और वह पकड़ो, खटखटावे, कोनो मनई खटकाई, कोनो सजीव खटाई। लव प्रेम कोनो सजीव ही कर सकेगा। अब तीसरा क्या हो सकता है? अब तीसरा हम लिख लेते हैं एक्सपीरियंस। तीसरा लिखेंगे एक्सपीरियंस, क्या हम लिखेंगे इसको? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। क्या लिखा? बेस्ट टीचर। अब इसमें मेन वर्ब क्या है? तो मेन वर्ब क्या है? एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस किसको हो सकता है? कोनो आदमी को ही, सॉरी किसी सजीव को ही हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो, मतलब मेल या फीमेल हो, या कोई जीव जंतु। जीव जंतुओं को भी एक तरह से एक्सपीरियंस होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस किसको हो सकता है? किसी जीव जंतु को ही हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। कौन सा अलंकार होगा?
पर्सोनिफिकेशन। तो जान गए भैया, हम कहें खाली मेन वर्ब आप पकड़ो, और जब मेन वर्ब आप पकड़ेंगे तो मेन वर्ब का यही पहचान है कि जो मेन वर्ब रहेगा वो का करे खर्ता कोनो सजीव के काम लागी, और कोनो सजीव के वर्णन जब नाई दिए बा तो वो का हम कौन सा अलंकार कहा, कौन सा, उसे हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? चलिए और आगे। अब अगला है अपस्ट्रॉफे, माने होता संबोधन अलंकार। तो संबोधन अलंकार के ये पहचान हुए, ट्रिक क्या है, पहले या शुरू के एक या दो शब्द के बाद संबोधन चिन्ह हुए, का हुए, संबोधन चिन्ह हुए। तो वही का हम कहा अपस्ट्रॉफे, मतलब संबोधन अलंकार। संबोधन चिन्ह का मतलब ऐसे भैया, ये ऐसे रही, यही कालीन संबोधन चिन्ह। ठीक है, चलिए अब हम कैसे जानेंगे। जैसे लिखा है ओ डेथ, ऐसे लिखा हुआ DEATH। अब ओ डेथ के बाद है देखो ऐसे लिखा हुआ संबोधन चिन्ह, फिर लिख दी कम सून, फुल स्टॉप। कह रहा ओ डेथ, हे मृत्यु, कमसून, जल्दी आओ। क्या कह रहा है, हे मृत्यु जल्दी आओ। तो अब वो काव कहा तो भाई इसे हमसे नहीं, मतलब हमने कहा एक या दुई शब्द के बाद, तो एक शब्द ई होइगे ओ और डेथ, ओकरे बाद का होइगे संबोधन चिन्ह, और ओकरे बाद जब पूरा सेंटेंसवा लिख उठा तो एक हम कौन सा अलंकार कहेंगे, अपस्ट्रॉफे। ठीक है, अगला ओ लिबर्टी, फिर यहां संबोधन अलंकार, संबोधन चिन्ह वाई आर। अब उसके बाद में वाई आर यू सो डियर, क्वेश्चन मार्क। देखो फिर वह चीज है, दुई शब्द के बाद संबोधन चिन्ह बा, फिर सेंटेंसवा क्लियर बा, और सेंटेंसवा इंट्रोगेटिव बा। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव उठे हमसे मतलब नहीं बा। हाँ ये देखो स्टार्टिंग में ऐसे अगर लिखा रही तो ये कौन अलंकार हुई, अपस्ट्रॉफी, मतलब संबोधन अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा, संबोधन अलंकार। ठीक है, अगर एक हाथ देख लो। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। जैसे लिखा ओ ग्रेव, ऐसे करके ओ ग्रेव, व्हेयर इज द विक्टोरी, व्हेयर इज द विक्टोरी। देखिए फिर एक दो वर्ड लिखने के बाद यहाँ संबोधन चिन्ह लगा है और फिर सेंटेंस क्लियर है, तो ऐसी स्थिति में ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, अपस्ट्रॉफे। कौन सा अलंकार, अपस्ट्रॉफे। क्लियर? तो अब ये आपको समझ में आ ही गया होगा अपस्ट्रॉफे किस तरह रहेगा, हम कैसे पहचानेंगे। स्टार्टिंग के ऐसे दो एक शब्द के बाद तुरंत अपस्ट्रॉफे चिन्ह रहेगा और उसके बाद सेंटेंस क्लियर होगा, चाहे वो अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। तो अपस्ट्रॉफे में यह एक ठुट जुगाड़ है। ठीक, और फिर अगला क्या है, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास अलंकार। अब एक का समझो विरोधाभास मतलब जे आपके विरोध करे, मतलब जे आपके विरोध करे वो का कौन का अलंकार कहिए, ऑक्सीमोरन माने विरोधाभास अलंकार।
ए में ट्रिक जान लो क्या है। दो शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब यह में है कौनो शब्द लिखल रही, ठीक है, एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस जो भी लिखा रहेगा उसमें कोई दो वर्ड रहेंगे जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट। जैसे अब क्या हम पहला लिखेंगे? लाइफ इज, चलिए हम लिखते हैं, लिखा है लाइफ इज बिटर स्वीट। अब में ऐसा कौन दो वर्ड बा जो एक दूसरे के लिए अपोजिट हो? देखो, यह बिटर माने होता है तीखा या कड़वा, और स्वीट माने क्या होता है? मीठा। तो अब एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। तो कौनो सेंटेंसवा में एक दूसरे कौनो अपोजिट हो तो कौन अलंकार? ऑक्सीमोरन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरन। फिर अगला है चलिए अगला हम लिखेंगे इट इज ओपन सीक्रेट। लिखा इट इज ओपन सीक्रेट। क्या हो जाएगा? इट इज ओपन सीक्रेट। अब देखो, ओपन माने खुला हुआ और सीक्रेट माने रहस्य। तो भैया कौनो चीज़ या खुला है, मतलब बात की यहाँ बात हो रही है, कोई चीज़ वस्तु की खुले की बात नहीं कर। तो जैसे कोई चीज़ रहस्यमयी है तो कहीं रहस्यमयी के का उजागिर हो गए, उजागिर का मतलब खुला हुआ। तो ओपन और सीक्रेट एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। हो सके कोनो एग्जाम्पलवे में से एक ठू तोहार पूछ ले, आता है इंटर लेवल में कि एक अपोजिट वर्ड लिखिए। अगर मान लो बीटर के दे दीस तो अगर याद रही तो वहूँ तोहार कम हो जाए। तो भैया एक याद कर लो, दो चार एग्जाम्पल जो देत है उसका याद कर लो, ठीक है। जैसे अगला है तीसरा, ही इज रेगुलर। क्या है? ही इज रेगुलर इरेगुलर। अब देखिए, रेगुलर माने क्या होता है? संस्थागत या नियमित, ऐसे मान लो इसका हो गया रेगुलर माने नियमित, और इरेगुलर का हो गया अनियमित। का हो गया रेगुलर का अर्थ हुआ नियमित और इरेगुलर का अर्थ क्या हो गया? अनियमित। तो ये फिर एक दूसरे के लिए क्या हुए? बिलो। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा भी है, रेगुलर या रेगुलर अगर नहीं इरेगुलर, कई बार पूछा हुआ है बोर्ड पेपर में, इंटर में। तो ये ध्यान रहे, इसका सिनोनिम्स भी कई बार पूछा है और एंटोनिम्स भी कई बार पूछा है, ठीक है। जैसे अगला, ही वाज ए वाइजेस्ट, और यहाँ लिखा है फूल। ही वाज ए वाइजेस्ट फूल। अब वाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही बुद्धिमान। इसका अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान। और फूल का मतलब होता है मूर्ख। तो अब बुद्धिमान के उल्टा का होला? मूर्ख। इसीलिए ये कौन सा अलंकार होगा? आपका ऑक्सीमोरन, ठीक है। और जैसे एक ठो और बोल रहे हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, लेकिन चलो, ही इज फीलिंग स्वीट पेन। देखिए, स्वीट माने यहाँ हो जाएगा मीठा और पेन का मतलब हो जाएगा दर्द।
तो दर्द का उल्टा मीठा भी हो सकता है, तीखा भी हो सकता है। ठीक है, दर्द का उल्टा मीठा, मीठा का उल्टा दर्द भी हो सकता है और तीखा भी हो सकता है। ये भी एक दूसरे के लिए क्या है, अपोजिट है। तो इस तरह से भैया जब कौनो वाक्यवा लिखल है उन्हें एक दूसरे के अपोजिट रहे कौनो दुई वर्ड, तो वो कौन सा हमारा अलंकार होगा, ऑक्सीमोरन, मतलब विरोधाभास अलंकार। अब हम अगला इसमें जानेंगे हाइपरबोल, मतलब अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का क्या मतलब होता है? अतिशयोक्ति का मतलब होता है, देखो एमहे ट्रिक है, कोनो चीज़ चाहे बहुत बढ़ाई के कह दो और चाहे बहुत घटाए के कह दो। जैसे मामा आइन घरे, कहो मामा खनवा ले आई खाबो, कहे ना ही भैया खाए का है नहीं खा, चलो ठीक भाई, एक नहीं पूछो नहीं कहे, दोबारा पूछो कहे ना ही है भाई नहीं खा भोग, तिबारा पूछो कहिए भैया मना अच्छा इतना कहा तो ले आओ, ऐसे में थोड़े के लाओ, 2 रोटी थोड़े के लाओ, थोड़े 1 करछुल चावल और 2 ठू रोटी, पता लग इतना कुल्ली भात और 4 ठू रोटी लाग धई दियो, खात है और लगभग खा चुका होते हैं, तो देख पूछो मामा और कुछ लाई, तब देखें हाँ ले आओ, होता नहीं है, अक्सर ऐसा आप देखे होंगे। ठीक है, तो ऐसे कह रहा है कि कुछ चीज़ों को चाहे बहुत घटाए कहो और चाहे बहुत बढ़ाए कहो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है, जैसे आप किसी के घर पहुँचे या आपका मित्र है कहीं खाना वाना खा रहा, देखो कई बार ले रहा, कहो अरे बाप रे बाप हम तो गए थे, अरे बहु इतना भात लिए रहा, इतना चावल खाई, सब 8-10 ठू रोटी खाई, अरे महाराज कहाँ के का भाई 8-10 ठू रोटी प्लस इतना कुल्ली भात ना ही क्यों खा पाए। तो मतलब क्या कह रहा है, उसी चीज़ को हम बहुत चाहे बढ़ा के कहें और चाहे किसी चीज़ को बहुत ही घटा के कहें, तो ऐसी स्थिति में वो हमारा क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि वो खाना मांग के, जैसे कोई भैया कुछ ले वो कि हाँ थोड़े चौला रखो, इतने चौला रखो, अब इतने चक्कर में जहाँ करछुल छोड़ा हतना नहीं करिए, धई दिन गप से खाए लियो, वो अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए अब इसमें पहला होगा, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर, ओशियंस ऑफ टीयर्स लिखा है, सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स। अब कहीं से वह रोई सागर के आंसू की, मतलब सागर की मतलब आंसुओं की तरह वह रोई। कहा बा कि कोनो ऐसा के रोइस जैसे सागर में ढेर कुल्ली पानी बा, वैसे उनके अखिया से आंसुइयो ढेर कुल्ली गिरा, तो ये बा भैया नहीं, तो ई का हो गए अतिशयोक्ति अलंकार। का हो गए से होता है, कुछ लोग कहीं न रे बाओ इतना विधवत रोइन के एकदम पूरा सब दुखी हो गया, हाई हो गया, हाउ हो गया, मतलब कई चीज़ें बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। तो वैसे यहाँ भी कह रहा है कि सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, वह महासागर के आंसुओं की तरह रोई, तो ऐसा कुछ हो ना सकत भैया। दूसरा का एग्जाम्पल समझ लो, रिवर्स ऑफ ब्लड, क्या है, रिवर्स ऑफ ब्लड, FLOWED फ्लोट, कहाँ बहती हैं, इन द बैटल, इन द बैटल। पहले समझते हैं इसको बहुत आसानी से, अभी समझ में आ जाएगा। कह रहा है रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ, फ्लोड बहती हैं, इन द बैटल युद्ध में, युद्ध में खून की नदियाँ बहती हैं। आप इतिहास पढ़े हैं, बहुत से ऐसे मतलब बहुत से ऐसी लड़ाइयाँ हुई, तो का भैया वह लड़ाई से कोनो मतलब लड़ाई में मार काट हुआ, बहुत से लोग मारे गए, तो क्या जो लोग मारे गए उनके ब्लड से किसी नदी का निर्माण हुआ? नहीं भाई, नहीं ना। तो यही हम कैसे कि भैया इतना मार काट में एकदम खून के नदी की तरह बह रहे थे सब लोग, मतलब सब खून के नदी बहात रहा, इतना मार बह, तो ऐसा कुछ नहीं। कहला रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, मतलब युद्ध में खून की नदियाँ बहती हैं, तो ई सही नाई है। और ऐसी स्थिति में ये हमारा कौन सा अलंकार होगा, हाइपर बोल। कौन सा अलंकार होगा, हाइपर बोल। ठीक है, और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं।
फिर क्या है, जैसे लिखा है 10,000, 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, सा आई एट ए ग्लैंस। अब ये कर मतलब है कि एक ही झटके में या एक ही दृश्य में वो 10,000 दृश्यों को देखा। तो जैसे ऐसा संभव नहीं है। जैसे आप कहीं किसी सभा में बैठे हैं या खड़े हैं, अचानक देखो बहुत पब्लिक रही है, ठीक, लेकिन क्या आप सही बता सकते 10,000 के एक ही बार में आँखियों से देख सकते हैं? कतई नहीं देख पाई वो। 10,000 की संख्या होती है। तो यहाँ भी क्या हुआ, ये बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? हाइपरबोल। कौन सा अलंकार होगा? हाइपरबोल। अब नेक्स्ट और लास्ट है ओनोमोटोपोइया। क्या है? ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया का मतलब क्या होता है? एक तरह से ध्वनि सूचक अलंकार। क्या होता है? ध्वनि सूचक अलंकार। अब एक ट्रिक जानो, दुनिया में कौनो आवाज के वर्णन किसी सेंटेंस में कई उठे, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, तो वो का हम कौन अलंकार कहा? ओनोमोटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। जैसे पहला लिखा गया बीज, माने होता मधुमक्खी, हम। क्या है? बीज हम। हम का मतलब होता भन भनाना। बीज हम, मधुमक्खी भिन भिनाती हैं या भन। जैसे देखो मधुमक्खी जब चलती हैं तुम ऐसे करके कोई आवाज़ आती नहीं है, तो वही हम का मतलब उस आवाज़ के बारे में कह रहा है, ठीक है। अब उसे दूसरा, द कैट म्याऊ, द कैट म्याऊ। बिल्ली की आवाज़ क्या होती है? म्याऊ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ध्वनि सूचक अलंकार। अगला देखें, द गन, द गन्स ऑफ हंटर, स्नैप एंड देखिए, स्नैप एंड क्रैक माने खट खट, ठीक है। जैसे किस चीज़ का एग्जाम्पल है? बंदूक। हंटर्स गन लिखा है ना, तो जैसे जब देखिए दो नाल वाली जो बंदूक होती है, जब उसको तोड़ा जाता है, ऐसे खट से आवाज़ आती है, ऐसे है, ऐसे तोड़ा जाता है गोली रखने के लिए, खट से आवाज़ आती है, गोली निकाल दिया गया, फिर गोली उसमें भरा गया, फिर ऐसे टाइट किया जाता है, ऐसे भट से फिर आवाज़ आती है। तो वही जो खटपट की आवाज़ आती है, इस तरह से जो बंदूक के तोड़ने की जो दो नाल होती है उसको डाउन करना पड़ता है, फिर ऊपर करना, तो उसी को कहा जाता है स्नैप एंड क्रैक। क्या कहा जाता है? स्नैप एंड क्रैक। अब अगला है चौथा, ग्रंट, GRUNT, ग्रांट, GRUNT, ग्रांट, गोज, ग्रांट ग्रांट गोज, द हॉग, द हॉग। देखिए अब यहाँ हॉग माने आपको समझ, हॉग का मतलब होता है सुअर, एक जानवर है सुअर। ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है जो घों घों करते हैं। कभी आप लोग जब इस तरह से देखे होंगे, उस जो सुअर होता है घों घों करता है, जिसको गाँव वाले भाषा में बनैला कहा है। अब तो इस तरह नहीं, लोग कहीं कहीं आप देखेंगे, कहीं कहीं लोग पालन भी करते हैं अलग अलग शहरों में, फार्म की तरह से। अपने यहाँ मुर्गी फार्म होता है, पंजाब साइड में जाइए देखिए पालन होता है। तो ग्रांट, ग्रांट का मतलब जो घों घों हो रहा है, ग्रांट ग्रांट का अर्थ होता है घों घों, और ये किस जानवर को इंडिकेट कर रहा है? सूअर को, ठीक है। तो इस तरह से आपका अगर देखा जाए तो जब भी जान लीजिए किसी सेंटेंस में चाहे कोनो चीज़ी के वर्णन हो, केहू के आवाज़ के, चाहे मन ही, चाहे सजीव चाहे निर्जीव, केहू के आवाज़ के वर्णन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा अलंकार?
ओनोमोटोपोइया मतलब ध्वनि सूचक अलंकार। अभी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, समझ में आया या नहीं आया ये भी बताइएगा। लेकिन ध्यान रखिए इसमें से क्वेश्चन फिक्स है, अगर आज आप सही से पढ़ लेते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर फिक्स है। हाई स्कूल में एक क्वेश्चन आएगा, इंटर में भी एक क्वेश्चन आएगा लेकिन 2 नंबर के रही, और हाई स्कूल में 1 नंबर का रहेगा। बढ़ा भी सकता है एक आध क्वेश्चन और, लेकिन अभी तक जो सिलसिला है बोर्ड पेपर में आपके इंटर का पोएट्री से कोई लेसन रहेगा, पैसेज लिखने के लिए आएगा, वही पैसेजों में दे देगा कि कौन अलंकार हो, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा, एक ही लाइन में बताना है। कैसे लिखा जाएगा ये भी बता दिए, तो आप ज़रूर इस चीज़ को अच्छी तरह से कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।